हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को इस चैनल पर सिर्फ वही कंटेंट मिलेगा जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए और बहुत ही कम समय में आप लोगों को बहुत सी जानकारी मिल जाएगी इस चैनल के माध्यम से। तो इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज मैं आप लोगों को संपूर्ण इतिहास का पार्ट नंबर 1 पढ़ा रहा हूँ, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। और यकीन मानिए कि जो मैं कंटेंट आपको पढ़ाऊँगा वो पूरे यूट्यूब पर यूनिक होगा और आपका सिलेक्शन भी 100% हो जाएगा। पढ़ने के लिए तो यूट्यूब पर बहुत कुछ है, लेकिन ऐसा ही चीज़ पढ़े कि जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए। ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों को एक नया सीरीज स्टार्ट किया हूँ और यकीन मानिए कि मैं आप लोगों को पूरा जीके, संपूर्ण जीके पढ़ाऊँगा और संपूर्ण साइंस पढ़ाऊँगा और उसी में से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाएगा। तो चलिए विद्या गद्र के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, अगर कंटेंट मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। ठीक है, आज मैं आप लोगों को प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ाऊंगा। पहला क्या है, विश्व के सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं। विश्व के सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा एशिया माइनर के बोगसकोई नामक स्थान से। ठीक है, ये सबसे प्राचीन अभिलेख यहाँ से प्राप्त हुए हैं। सेकेंड है, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम आगे। मौर्य काल के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। जो मौर्य काल का अभिलेख था उसको सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कितने में, 1837 ईस्वी में पढ़ा था। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखते हैं आगे, अशोक ने अपने अभिलेख पर किस लिपि का प्रयोग सबसे अधिक बार किया है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि का उपयोग अशोक ने सबसे ज़्यादा बार अपने अभिलेख में लिखने में किया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे, भारत के किस अभिलेख पर पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया। भारत के किस अभिलेख पर सबसे पहले संस्कृत भाषा का उल्लेख किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा जूनागढ़ के अभिलेख पर। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है हमेशा और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि रिपीट है, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस धर्म से है। हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस धर्म से है, तो इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म से। ठीक है, जैन धर्म से हाथी गुफा स्तंभ लेख संबंधित है। चलिए अगला देखते हैं, प्रयाग स्तंभ अभिलेख को किस भाषा में लिखा गया है। जो प्रयाग स्तंभ अभिलेख है उसको किस भाषा में लिखा गया है, तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए और देखते हैं आगे, भारतीय इतिहास में पहली बार सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है। भारतीय इतिहास में पहली बार सती प्रथा का उल्लेख कौन से अभिलेख में किया गया है, यानी किस अभिलेख में किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा एरन अभिलेख। कौन से अभिलेख में, एरन अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, विदिशा अभिलेख में किस धर्म की जानकारी मिलती है। जो विदिशा धर्म अभिलेख है उससे किस धर्म की जानकारी मिलती है, तो वैष्णव धर्म की। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत से विदिशा बहुत से वैष्णव। ठीक है, इससे भी हम याद कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे, भारत में सिक्के के जन्मदाता किसे माना जाता है। जो भारत में सिक्के चले थे उसके जन्मदाता किसे माना जाता है, तो गौतम बुद्ध को। जी हाँ, बिल्कुल सही है, आप लोगों को एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, जो बिहार एसआई का एग्ज़ाम हुआ था और उसके बाद जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था बिहार का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, चल देखते हैं आगे, आहत सिक्के को प्रचलन कब से भारत में प्रारंभ हुआ। जो आहत सिक्के हैं उसका प्रचलन भारत में कब शुरू हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 6ठी शताब्दी में। ठीक है, कब हो जाएगा इसका आंसर, 6ठी शताब्दी में आहत सिक्के का प्रचलन स्टार्ट हुआ था, यानी कि शुरू हुआ था। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड है और हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, भारत में सोने के सिक्के को सर्वप्रथम किसने जारी किया। जो भारत में सबसे प्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किया, तो हिंद यूनानियों ने जारी किया। ठीक है, सोने के सिक्का, गोल्ड क्वाइन। ठीक है, चल देखते हैं आगे, भारत में किस धर्म के शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त वंश के शासकों ने भारत में
सबसे ज़्यादा यानी सबसे अधिक सोने के सिक्के को जारी किया, यानी कि चालन में लाया, है ना, यानी कि उसको मुद्रित किया। चलिए देखते हैं आगे। भारत में सबसे ज़्यादा सिक्के किस काल में जारी किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मौर्य उत्तर काल में, है ना। मौर्य उत्तर काल में भारत में सबसे ज़्यादा सिक्के को जारी किया गया, यानी कि उसको ढाला गया, निकाला गया, उसको लागू किया गया। ठीक है, चलिए। भारत में सर्वप्रथम सिक्के, शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने जारी किए थे? अब देखिए, अब क्या क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले शीशे के सिक्के, है ना, यानी कि ग्लास क्वाइन कौन से किस वंश के शासक ने जारी किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सातवाहन राजवंश के शासकों ने सबसे पहले भारत में शीशे के सिक्के को जारी किया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं एक क्वेश्चन आगे। किस मुस्लिम शासक ने अपने सिक्के पर लक्ष्मी के चित्र का अंकित करवाया थे? है ना, यानी कि कौन से ऐसा मुस्लिम शासक है जिसने सिक्के पर लक्ष्मी जी के चित्र का अंकित करवाया था? तो ये कौन है? इसका आंसर हम मोहम्मद गोरी। जी हाँ, मोहम्मद गोरी ने अपने जिस काल में जो सिक्के चले थे उस पर लक्ष्मी जी का चित्र अंकित करवाया था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में मंदिर का निर्माण कितनी शैलियाँ में की गई है? जो भारत में मंदिर का निर्माण जो हुआ है ना, प्राचीन से लेके अभी तक आधुनिक तक, वो कौन कौन सी शैली में इसका निर्माण होता है? ठीक है, चलो उसको देखते हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा 3 शैली में होता है ये। पहला नागर शैली, दूसरा द्रविड़ शैली, तीसरा वैशाली शैली या फिर वेसर शैली। ये दोनों को सेम ही बोलते हैं, वैशाली बोल दो या फिर वेसर बोल दो। ठीक है, दोनों का नाम सेम है बस। चलिए अब देखते हैं आगे। उत्तर भारत के मंदिरों का निर्माण किस शैली में किया गया है? जो उत्तर भारत का जो मंदिर है उसका जो निर्माण है वो कौन सी शैली में किया गया है? तो उसका क्या किया गया है? नागर शैली में किया गया है। जो उत्तर भारत के जितने भी मंदिर है उस सब का निर्माण किस में किया गया है? तो नागर शैली में किया गया है। ठीक है, दक्षिण भारत की मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? तो ये द्रविड़ शैली में। ठीक है, अगर आपको पोट दे उत्तर भारत में तो नागर शैली, दक्षिण भारत में तो द्रविड़ शैली। ठीक है, चलिए याद रहेगा। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट वन है, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ किस काल से मानी जाती है? जो भारत में मूर्ति पूजा होता है ना, यानी कि मूर्ति बना के जो मिट्टी का मूर्ति बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं, तो इस परंपरा का चलन कब से हुआ था? तो सिंधु घाटी सभ्यता से ही हुआ था। समझिए, बहुत पहले से हो रहा है ये। ठीक है, आज से नहीं है। चलिए अब देखते हैं, अजंता की गुफा का चित्र का संबंध किस धर्म से है? जो अजंता की गुफा में जो चित्र का अंकित है वह किस धर्म से संबोधित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन? बौद्ध धर्म से वो संबंधित है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में तो पूछे जाएंगे ही जाएंगे, ये तो 100% गारंटी है। ठीक है, इसलिए अब इसको अच्छे से देखिए। एलोरा की गुफा में किस धर्म के चित्र मिलते हैं? जो एलोरा की गुफा है और एलिफेंटा की गुफा, ये दोनों गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। ठीक है, एलोरा की गुफा और एलिफेंटा का गुफा। तो एलोरा की गुफा के किस धर्म की जानकारी मिलते हैं? तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म, ये तीनों धर्म का उसमें क्या है? उल्लेख है ना, एलोरा की गुफा में धर्म के चित्र में। ठीक है, ये जो चित्र है ना उसमें उसमें ये तीनों धर्म का क्या है? उल्लेख किया गया है। चलिए देखते हैं आगे। अब देखते हैं आगे, भारत में मिट्टी के बर्तन का निर्माण सबसे पहले कब हुई थी? जो भारत में जो मिट्टी के बर्तन जो अभी हम देख रहे हैं उसका जो प्रचलन हुआ था, यानी कि उसका जो प्रारंभ हुआ था, सबसे पहले कौन से काल में हुई थी? तो ये हुआ था नवपाषाण काल में। ठीक है, कब हुआ था? नवपाषाण काल में। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आग का आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल में। ठीक है, आग का हुआ था पूरा पाषाण काल में, जब आदि मानव का युग था। ठीक है, उस समय ही हुआ था। चलिए देखते हैं आगे। अब देखते हैं क्वेश्चन आगे। मानव के द्वारा आग का प्रयोग पहली बार किस काल में किया गया? देखिए, आग का आविष्कार तो नवपाषाण काल में हो गया था, लेकिन उसका प्रयोग कब किया गया मानव के द्वारा? तो ये हुआ था नवपाषाण काल में। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है और क्वेश्चन दोनों पूछे गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपको बोल दे कि आग का आविष्कार कौन से काल में हुआ, तो आपका आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण काल में। लेकिन मानव के द्वारा आग का प्रयोग सबसे पहले कौन से काल में किया गया? तो ये होगा नवपाषाण काल में, अगर प्रयोग बोले तो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे।
पूरा पाषाण काल के लोग कहाँ रहते थे? तो पूरा पाषाण काल के लोग पर्वत की गुफाओं में रहते थे, कंदराओं में। ठीक है, पूरा पाषाण काल के लोग रहते थे। चलिए देखते हैं आगे। पूरा पाषाण काल के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? जो पूरा पाषाण काल के लोग थे वह वस्त्र किस प्रकार के पहनते थे? तो वस्त्र पहनते ही नहीं थे। क्या थे वो नग्न रहते थे। ठीक है, नग्न अवस्था में रहते थे, वो वस्त्र पहनते नहीं थे। ठीक है, आदि मानव क्या वस्त्र पहनते थे? नहीं पहनते थे। चलिए लिखते वक्त नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड क्यों देखते हैं। चलिए अब मेरा क्वेश्चन है आगे, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस उपकरण का प्रयोग किया गया? जो मानव के द्वारा सर्वप्रथम कौन सा उपकरण यानी कौन सा औजार का प्रयोग किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा पत्थर से बने कुल्हाड़ी का। पत्थर से बने कुल्हाड़ी का सबसे पहले मानव द्वारा उपयोग किया गया, है ना, उसका प्रयोग किया गया। चलिए देखते हो आगे। पृथ्वी पर सबसे पहले मानव का जन्म कहाँ पर हुआ था? पृथ्वी पर सबसे पहले मानव का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो लगभग आंसर में इसका होगा लगभग 26 लाख ईसा पूर्व में अफ्रीका महाद्वीप पर हुआ था। ठीक है, जो मनुष्य का जो उद्भव हुआ था या फिर जन्म हुआ था वो हुआ था लगभग 26 लाख पूर्व ईसा पूर्व और कहाँ पर हुआ था? अफ्रीका महाद्वीप पर हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, पृथ्वी पर सबसे पहले जिस मानव का जन्म हुआ उसे किस नाम से जाना जाता है? जो पृथ्वी पर सबसे पहला जो मानव था उसका जो जन्म हुआ तो उसका नाम तो होगा, तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था होमोनिडस। ठीक है, उसका नाम था होमोनिडस। चलिए अब देखते हैं आगे। मध्य पाषाण काल के लोग कहाँ रहते थे? तो मध्य पाषाण काल के लोग कहाँ रहते थे? पेड़ के ऊपर मचान बनाकर। कहाँ रहते थे? मध्य पाषाण काल के लोग कहाँ रहते थे? तो पेड़ के ऊपर रहते थे मचान बनाकर, है ना। मतलब मचान मतलब क्या? लकड़ी की डंडी को काट के, है ना, उसको मोड़ के बांध के उस पर बिछावन टाइप का बना के वो तब रहते थे। ठीक है, उसे बोलते हैं मचान बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, मध्य पाषाण काल के मनुष्य का मुख्य भोजन क्या था? मध्य पाषाण काल के भोजन मतलब जो मनुष्य थे उसका भोजन क्या था? मुख्य भोजन क्या था? तो उसका था शिकार, कंदमूल और फल। शिकार करते थे, कंदमूल खाते थे और फल खाते थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। पूरा पाषाण काल के लोग क्या भोजन करते थे? जो पूरा पाषाण काल के लोग थे वो क्या भोजन करते थे? सिर्फ शिकार करते थे, यानी कि जानवरों को मारकर कच्चा मीट उसका खा लेते थे। ठीक है, पकाते भी नहीं थे। ठीक है, वही उसका क्या था? आहार था। चलिए अब देखते हैं हम आगे। चलिए देखते हैं आगे। मानव देखते हैं आगे। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया गया? मानव द्वारा सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? कुत्ता को। ठीक है, याद रखिएगा। भारत में कृषि का प्रारंभ किस काल में शुरू हुआ? जो भारत में कृषि का जो प्रारंभ हुआ वो किस काल में प्रारंभ? भारत में कृषि का प्रारंभ किस काल में शुरू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? नवपाषाण काल में भारत में कृषि का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार कृषि का कार्य किस स्थान से शुरू हुआ? भारत में पहली बार कृषि कार्य किस स्थान से शुरू हुआ? तो उसका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ से हुआ। ठीक है, कहाँ से हुआ? मेहरगढ़ से। चलिए अब देखते हैं आगे। किस काल में मानव पहली बार घर बनाकर रहने लगा? किस काल में मानव पहली बार घर बनाकर रहने लगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अब आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, अंडरग्राउंड की तरह मकान सर्वप्रथम किस काल में बनाए गए थे? अंडरग्राउंड की तरह जो भी अंडरग्राउंड में बनाया जाता है ना घर, उसका जैसे मॉडल का सबसे पहले किस काल में बनाए गए थे? तो हुआ था ये नवपाषाण काल में बनाए गए थे। ठीक है, अंडरग्राउंड तरह के मकान। चलिए अब देखते हैं आगे। नवपाषाण काल में चावल उगाने के जाने के प्रथम साक्ष्य नवपाषाण काल में चावल उगाए जाने के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन? कोल्डिहवा। कोल्डिहवा से कहाँ है ये? तो यूपी में, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, चलिए चावल उगाने के प्रथम साक्ष्य। अब देखते हैं हम आगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, मानव द्वारा पहली बार वस्त्र प्रयोग कब किया गया? जो मानव के द्वारा पहली बार यानी कि वस्त्र वो कब से पहनने लगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नवपाषाण काल में, है ना। नवपाषाण काल से मनुष्य वस्त्र को पहनने लगे, यानी कि पत्ते को काट के, है ना,
छाला बना के, है ना, जानवरों की छाल बनाकर यानी कपड़े को पहनने लगे। ठीक है, इस तरह का वो करने लगे, पहले नग्न रहते थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्तर पर तांबे की खोज सर्वप्रथम किस सभ्यता एवं संस्कृति के लोगों के द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? सुमेरिया सभ्यता के द्वारा, है ना। विश्व स्तर पर तांबे की खोज अगर बोला जाए तो कब किया गया? तो वो किया किस सभ्यता या संस्कृति के लोगों के द्वारा? तो सुमेरिया सभ्यता के लोगों के द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम आगे। भारत में पहली बार किस सभ्यता के लोगों ने लिपि भाषा का प्रयोग किया? भारत में सबसे पहले यानी कि पहली बार किस सभ्यता के लोगों ने लिपि भाषा का प्रयोग किया? तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने। ठीक, क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही सबसे पहले भारत में लिपि और भाषा का प्रयोग किया। ठीक है, तो लगता है भारत में बड़े बड़े गाँव की स्थापना पहली बार कब हुई? जो भारत में बड़े बड़े गाँव की स्थापना हुई वो कब हुई थी? तो ताम्रपाषाण काल में। कब हुआ था? ताम्रपाषाण काल में, है ना। गाँव में बड़े बड़े गाँव का क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए ताम्रपाषाण काल के लोग को मरने के बाद कहाँ दफनाया जाता था? जो ताम्रपाषाण काल के लोग थे उसको मरने के बाद कहाँ दफनाया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा कमरे के फर्श के नीचे। जी हाँ, कमरे के फर्श के नीचे, यानी जिस कमरे में वो सोता है उस कमरे के फर्श जो होता था उसको गाँव को खोद कर उसमें दफनाया जाता था उसको। ठीक है, ताम्रपाषाण काल में होता था ऐसा। ताम्रपाषाण काल के लोग किस प्रकार के मकान में रहते थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पके हुए ईंट के मकान में। कहाँ रहते थे? पके हुए ईंट के मकान में ताम्रपाषाण काल के लोग। ठीक है, ताम्रपाषाण काल लोग कहाँ रहते थे? तो पके हुए ईंट के मकान में रहते थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। अब देखते हैं कौन। ताम्रपाषाण काल के लोग किस प्रकार के मकान में रहते थे? तो पके हुए ईंट के मकान में रहते थे। चलिए देखते हैं आगे। ताम्रपाषाण काल के लोग किस प्रकार के भोजन करते थे? यहाँ तमिल नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? ताम्र होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ताम्र। तो ताम्रपाषाण काल के लोग किस प्रकार के भोजन करते थे? तो शाकाहारी कर्म भी करते थे और मांसाहारी भी करते थे, यानी कि दोनों प्रकार के भोजन करते थे ताम्रपाषाण काल के लोग। ठीक है, चल देखते हैं आगे। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में हुआ था पहिए का आविष्कार। ठीक है, या निर्माण आविष्कार कहें तो। चल देखते हैं आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए। इतिहास के पिता को किसे कहा जाता है? जो इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है इतिहास के पिता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन? राजतरंगिणी को। ठीक है, जो कि कलहन द्वारा लिखा गया है, राजतरंगिणी। चलिए देखते हैं आगे। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? तो आहत सिक्के कहलाते हैं। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के को क्या कहते हैं? तो आहत सिक्के कहते हैं। ठीक है, चलिए सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता था या क्या कहा जाता है? तो मुद्रा शास्त्र। क्या कहा जाता है? तो मुद्रा शास्त्र सिक्के के अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है? तो 3 कालखंड है इसके। ठीक है, पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। अब समझते हैं तीनों को बारीकी से। ठीक है, चलिए सबसे पहले लगते हैं प्रागैतिहासिक काल। इसको माना जाता है मानव उत्पत्ति से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक का काल। इसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, इस काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इस काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ठीक है, मुंह से बोला गया है बस, कहानी के माध्यम से। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, आप देखते हैं आगे। सेकेंड है मेरा आद्य ऐतिहासिक काल। इसे माना जाता है 3000 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक का काल को। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल बोला जाता है। इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो है किंतु पढ़ा जाने नहीं जा सकता है। ठीक है, इस काल में क्या था? इस काल में लिखित तो है ना, साक्ष्य उपलब्ध है, लेकिन उसे पढ़ा ही नहीं जा सकता है। कौन सी लिपि में लिखा गया है इसे कोई पढ़ा ही नहीं जा सकता है। ठीक है, इसे बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, 3000 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब देखते हैं ऐतिहासिक काल। इसको बोलते हैं 600 ईस्वी पूर्व से आगे का काल। इसमें पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं और पढ़ा भी जा सकता है इसे। ठीक है, ऐतिहासिक काल को सब कुछ ठीक, मतलब सब कुछ उपलब्ध है, इसके साक्ष्य भी उपलब्ध है, लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है और इसको पढ़ा भी जा सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन किन स्रोतों का उपयोग किया जाता है, यानी कि प्रयोग किया जाता है। तो पहला इसका आंसर क्या होगा, धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य एवं विदेशी विवरण। इन सबों के माध्यम से हम प्राचीन इतिहास, भारतीय इतिहास को आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वानों ने पढ़ा था। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन, जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। ठीक है, 1837 ईस्वी में। चलिए देखते हैं आगे। चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांकों में भारत के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंतु। इंतु का प्रयोग किया शब्द का। ठीक, अब देखते हैं हम लोग लास्ट स्लाइड और इम्पोर्टेंट स्लाइड। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमसे जुड़ जाइए। मैं यकीन मानिए कि मैं वही पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। चलिए, सर्वप्रथम भारतवर्ष का नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है। तो हाथी गुफा, है ना, हाथी गुम्फा नामक अभिलेख से भारतवर्ष का नाम का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ है। ठीक है, प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने लिखा, तैयार किया। तो इसका आंसर हो जाएगा V.N. स्मिथ ने। क्या है क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित यानी कि व्यवस्थित रूप से इतिहास किसने लिखा है। तो V.N. स्मिथ ने लिखा है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे। जो पौराणिक मान्यता है उसके अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे। तो वैश्वत मनु, पौराणिक मान्यता के अनुसार सबसे प्राचीनतम राजा। चलिए, वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है। तो वायु पुराण में गुप्त वंश का उल्लेख है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते आगे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। जो कौटिल्य के इतिहास से अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, मौर्य वंश का। क्या हो जाएगा इसका आंसर, मौर्य वंश का। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है। तो कल्पसूत्र से। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमसे जुड़ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यकीन मानिए मैं आपको आपकी सफलता तक जरूर पहुंचा दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।